हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। लास्ट क्लास में हमने 2018 पेपर सेकंड का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने सीटेट 2018 का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का फर्स्ट 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज उसी सीरीज में हम इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसके वेरियस प्रिंसिपल्स हैं जिस पर वो काम करती है। फर्स्ट प्रिंसिपल है उसमें, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ टुगेदरनेस, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस और जीरो रिजेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड मैनी मोर। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो डिफरेंट वेरियस प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है सोशल इक्विलिब्रियम, सेकंड ऑप्शन है इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, थर्ड ऑप्शन है सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड ब्रदरहुड। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इनमें से जो सबसे सही प्रिंसिपल पर वो काम करती है, दैट इज इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समता एवं समान अवसर। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली समता और समान अपॉर्चुनिटी या समान अवसर की बात करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हैज बीन इनेक्टेड इन द ईयर, या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम डैश में लागू किया गया। तो इसको समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले 1992 में एक एक्ट आया जिसको हम कहते हैं RCI एक्ट, दैट इज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। तो वो 1992 में आया। RCI एक्ट आपको ध्यान रखना है, RCI एक्ट 1992 में आया। उसके बाद 1995 में आया, दैट इज कॉल्ड PWD एक्ट, दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, PWD एक्ट 1995। इसमें जो हमारे डिसेबिलिटीज़ थी उन्हें 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। 7 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज़, 7 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज़ में 1995 में जो PWD एक्ट था उसमें रखा गया। लेकिन उसके बाद 2016 में RPWD एक्ट लाया गया, जो कि PWD एक्ट का ही क्या है, रिवाइज वर्जन है, जिसमें 7 जो डिसेबिलिटीज़ थी उनको बड़ा करके 21 डिसेबिलिटीज़ उसमें इंक्लूड कर दी गई। तो अब अभी जो हमारे पास टोटल डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट के नॉर्म्स या गवर्नमेंट उसमें एक्ट करती है, दैट इज़ 21 डिसेबिलिटीज़, जो कि RPWD एक्ट, दैट इज़ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बना 2016 में। ये जो एक्ट था वो इंडिया की जो कमिटमेंट थी टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, दैट इज़ UNCRPD एक्ट 2007 में जो आया था, UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो उस एक्ट UNCRPD, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, UNCRPD, इंडिया इसका पार्ट था और इसमें जो इसके नॉर्म्स थे उसको इंडिया ने क्या किया था, अपनाया था। तो इनको पूरा करने के लिए इंडिया ने 2016 में RPWD एक्ट को क्या किया, जारी किया। RPWD एक्ट बनाया और उसके बाद 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में उसमें काम किया। तो ये हमारे पास, इसको हमने शुरू किया 2016 में। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां, फर्स्ट ऑप्शन है टू टीच इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, थर्ड ऑप्शन है ट्रेनिंग टू टीच द चिल्ड्रन विथ स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और फोर्थ ऑप्शन है ट्रेन टू मेक देम हाइपोजीनियस लर्नर्स। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले जो बच्चे होते हैं जिनमें व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए।
तो क्या उसको व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए? तो जनरली हमने पढ़ा है कि हम वर्गीकृत नहीं करते हैं बच्चों को। दूसरा इसमें है, अगर हम बात करें विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है कि हमें डिफरेंट पैडागोजीज को इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग टेंडेंसी होती है। इवन अगर दो जुड़वा बच्चे भी हैं तो उनमें भी डिफरेंस होता है, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें तो हर एक बच्चा कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे से किसी मामले में भिन्न होता है, तो उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको उसके जो नीड्स होती हैं उसे कैटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डिफरेंट पैडागोजी को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि टीचर क्या करे, डिफरेंट पैडागोजी उसकी आवश्यकता अनुसार शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करे और जिससे उससे बच्चों को प्रशिक्षित करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर्स द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम RTE एक्ट भी कहते हैं, 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, बच्चे इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं या गलती कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो RTE एक्ट था, अगर हम बात करें RTE एक्ट की, तो RTE एक्ट 2009 में बना, 2009 4 अगस्त 2009 को इसे बनाया गया, इनेक्ट किया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं इसको लागू कब किया गया, तो इसकी जो बात होती है लागू करने की, ये इफेक्टिव कब हुआ, ये अप्रैल 1 2010 में इफेक्टिव हुआ, अप्रैल 1 2010। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 2010 को ये क्या हुआ, लागू किया गया। ये जो एक्ट है ये हमारे फंडामेंटल राइट 21A के अंदर आता है, जिसमें हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। तो आर्टिकल 21A के अंदर यह हमारा RTE एक्ट आता है। जब हम RTE एक्ट की बात करते हैं तो हम इसमें ये कहते हैं कि जो भी बच्चा है जिसकी एज 6 से लेकर 14 साल की है, उसे फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा उसे मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है निःशुल्क शिक्षा का। लेकिन यहाँ पर बात की गई है डिसेबिलिटी वाले बच्चों की, जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए अगर हम बात करें, दिव्यांग बच्चों के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 6 से 14 ना होकर के 6 से 18 साल है। तो आपको ध्यान देना है कि जब हम नॉर्मल बच्चों की बात करें, अगर यहाँ पर दिव्यांग नहीं होता तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट होता, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड डाल दिया गया है कि जो राइट्स ऑफ RTE एक्ट है वो डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनके फ्री ऑफ एजुकेशन के किस एज से किस एज तक की बात करता है। तो यहाँ पर जो एज होगी दैट इज 6 to 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ध्यान देना आपको, 6 to 14 है नॉर्मल बच्चों के लिए जिनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन जिन बच्चों में डिसेबिलिटी है तो उनके लिए जो फ्री और कॉस्ट एजुकेशन की एज टाइमलाइन है वो है 6 से लेके 18 वर्ष की। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एसेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाइज। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। अब यहाँ पर बात चल रही है टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, दैट इज कॉल्ड TLM। TLM क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम TLM कहते हैं। सो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारे पास है, TLM है, उसमें हमको जो एसेसिबल फॉर्मेट्स है डाइवर्स लर्नर्स के लिए, यहाँ पर एक वर्ड आया डाइवर्स लर्नर, मतलब हमारे पास जो लर्नर है वो कैसे हैं, वो हमारे पास विविध हैं, डिफरेंट हैं। तो उनके लिए हमें किस तरह का टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनको प्रोवाइड करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन, एथिकल कंसिडरेट, यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस, यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग या यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। तो अगर हम UDL की बात करें, दैट इज नोन एज UDL, दैट इज यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। ये एक तरीके का एजुकेशनल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो TLM है लर्नर के लिए हम क्या करते हैं, क्लास करिकुलम को इफेक्टिव बनाते हैं, फ्लेक्सिबल लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं,
वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज और रिसोर्सेज वहाँ पर डेवलप करते हैं। तो जब भी हमको डाइवर्स लर्नर मिलते हैं, उनके लिए अगर हमें TLM क्रिएट करने हैं, तो उसका जो फ्रेमवर्क आता है, दैट फ्रेमवर्क इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, दैट इज UDL। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। दैट इज विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, कि हमें ऐसे TLM बनाने हैं जो डाइवर्स बच्चों में हेल्प कर सके। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो हमें फॉर्मेट बनाना है TLM का, वो यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग से आना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एक्सेट्रा। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। तो जो सेल्फ अवेयरनेस होती है अपने कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के, जब हम सोच रहे होते हैं किसी बात को, तो हम क्या सोच रहे हैं, अगर उसको भी अगर हम देख पाएँ, उसके बारे में भी हम सोच पाएँ, कि दैट इज कॉल्ड थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, दैट इज नोन एज मेटाकॉग्निशन। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है मेटाकॉग्निशन। तो मेटाकॉग्निशन क्या होता है, एक तरह की सेल्फ अवेयरनेस होती है किसी भी पर्सन के अंदर। अगर वो क्या कर पाए, अपने थॉट्स के बारे में अवेयर हो पाए और कंट्रोल कर पाए अपनी ओन कॉग्निटिव प्रोसेस को, जिसमें अगर वो प्लानिंग को, रिव्यूइंग, रिवाइजिंग, किस तरह से वो प्लान कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, ये सब चीज़ों को अगर वो क्या कर पाता है, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को क्या कर पाता है, कंट्रोल, और उसके प्रति वो अवेयर है, जो वो सोच रहा है उसके प्रति वो अवेयर है, तो दैट इज नोन एज मेटाकॉग्निशन। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज नोन एज मेटाकॉग्निशन। तो मेटाकॉग्निशन एक प्रोसेस है या एक तरीका है या एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने थिंकिंग, जो हम सोच रहे हैं उसके बारे में हम सोचते हैं, दैट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो मेटाकॉग्निशन आपको ध्यान देना है, इट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये इसकी बात करता है। तो अगर हम ध्यान दें तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस इट इज कॉल्ड। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो उसे डैश कहा जाता है। जब भी बच्चे सोचते हैं, किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं, या कॉन्क्रीट थिंकिंग कहते हैं। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी पॉइंट को सोचते हैं, किसी टॉपिक पर सोच विचार करते हैं, तो किसी ओपिनियन पर पहुंचने से पहले जो आप उस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। मान लीजिए आपके पास एक टॉपिक है और आप डिसीजन अपने आपने नहीं लिया है, आपने कोई ओपिनियन नहीं बनाया उस पर, अभी आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो दैट थिंकिंग इज नोन एज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में हम देखते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग पर डिपेंड करती है, दैट इज कि वो वेरियस एस्पेक्ट को, चीज़ों को सोचता है। वहाँ पर एक आंसर की हम बात नहीं करते हैं, हम अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी हमारे एक्सपीरियंस पर नहीं है, जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया वो अलग से कुछ एक्सपीरियंस हम करते हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा, दैट इज नोन एज कॉन्क्रीट थिंकिंग। जो कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, ये क्या करती है, इंटरप्रेट करती है इन्फॉर्मेशन को बेस्ड ऑन और डायरेक्ट और पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो हम देख रहे हैं, जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को छू करके देख रहे हैं या लिटरल मीनिंग किसी का देख रहे हैं, तो ये सब कॉन्क्रीट थिंकिंग के अंदर आता है। तो जब भी बच्चा किसी बात को इंटरप्रेट करता है अकॉर्डिंग टू दियर एक्सपीरियंसेस, कि जो उसने एक्सपीरियंस किया है या उसने उसको डायरेक्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो ऐसी थिंकिंग को हम कहते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें
कि जब भी कोई टीचर, जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ाते हैं और लर्नर्स को हम पढ़ा रहे हैं अलग अलग लेवल पर, अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल पर और उनकी एबिलिटी के अनुसार, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पर्सन है, तो उसकी हर एक की लर्निंग एबिलिटी अलग अलग होती है, वो अलग अलग तरीके से सीखता है। कोई थोड़ा, किसकी फास्ट लर्निंग एबिलिटी है, कोई थोड़ा स्लो है, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जल्दी समझ लेता है, कोई सिंपल चीज़ों में प्रॉब्लम करता है। तो जब ऐसे डिफरेंट इंडिविजुअल लर्नर्स हमारे पास हैं जिनकी एबिलिटी डिफरेंट है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय हमको किस बात का ध्यान देना है या कौन सी विधि अपनानी है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको जिस विधि का यूज़ करना चाहिए, जिस विधि को उपयोग में लाना चाहिए, वो है विभेदी अनुदेशन, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो हर एक बच्चे की अलग अलग एबिलिटी होती है चीज़ों को समझने की। तो जब हम उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग पेस से वो सीखते हैं। किसी की पेस थोड़ा फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कोई धीरे समझता है, कोई जल्दी समझ लेता है। तो अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाने के लिए, उनके लिए हमें अलग एक टीचिंग पैडागोजी या टीचिंग मेथड को बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाएंगे, चीज़ों को सीख पाएंगे। और ऐसी मेथड को हम कहते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर हम हर एक बच्चे के नीड्स को, हर एक बच्चे के एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने इंस्ट्रक्शन को बना रहे हैं और देख रहे हैं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववत है। मतलब जो मेंटेनेंस है वो हमारे लर्निंग जो मेथड है, लर्निंग जो हमारे पास है स्टेज ऑफ लर्निंग में एक पार्ट है मेंटेनेंस, उसका एक स्टेप है, वो किससे पहले आता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कम्स बिफोर। तो मेंटेनेंस किस स्टेप के पहले आता है हमसे पूछ रहा है। क्या वो एक्विजिशन के पहले आता है, मोटिवेशन के, इंडिपेंडेंट के या जनरलाइजेशन के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 स्टेज ऑफ लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको 5 स्टेज ऑफ लर्निंग यहाँ पर बता देता हूँ। तो देयर आर 5 स्टेज ऑफ लर्निंग। दैट फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग इज नोन एज एक्विजिशन। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एक्विजिशन कहते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग है दैट इज नोन एज एक्विजिशन, ACQUISITION। जब भी हम किसी नॉलेज को लेते हैं, जब भी हम किसी फर्स्ट टाइम किसी इंस्ट्रक्शन को लेते हैं या किसी स्किल को एक्वायर करते हैं तो हम कहते हैं एक्विजिशन ऑफ द स्किल लर्निंग के दौरान। सेकंड स्टेज जो आती है, फर्स्ट स्टेज होगी, सेकंड स्टेज जो आती है हमारे पास उसे हम कहते हैं फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी। फ्लुएंसी ऑब्लिक प्रोफिशिएंसी, कि जब हम उस स्किल को एक्वायर करते हैं तो धीरे धीरे हम उसको लगातार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, ताकि हम उसमें जो हमने एक बार सीखा है उसको अब अपने मास्टर कर लें। जो हमने एक्वायर किया है उसको अब हमें क्या करना है, मास्टर करना है उस स्किल को। थर्ड स्टेज आती है लर्निंग की, दैट इज नोन एज मेंटेनेंस। अब जो आपने मास्टर की हुई चीज़ है उसको ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देना है, एक बार सीख के छोड़ देना है, उसे लगातार प्रैक्टिस करना है ताकि वो चीज़ आपकी बनी रहे, दैट इज नोन एज मेंटेनेंस। फोर्थ स्टेज है आपकी इज नोन एज जनरलाइजेशन। अब आपने लगातार उसके बारे में सीख लिया, मास्टरी कर ली उस स्किल के ऊपर, तो आप उस स्किल से अब क्या करोगे, कोई दूसरा स्किल है, कोई दूसरा आपका स्किल है, उसको एक्वायर करोगे, उसकी मदद से किसी दूसरे चीज़ को एक्वायर करोगे, दैट इज नोन एज जनरलाइजेशन। कि आप उसी स्किल को आप यूज़ नहीं कर रहे, आप कोई अलग टॉपिक है या अलग कोई चीज़ है जिसको आप सीख रहे हो, तो उसमें आप इस वाले जो स्किल है उसकी जो सीखी हुई चीज़ें हैं, जो आपने सीखा है, उसको आप जनरलाइज कर रहे हो। एंड फिफ्थ वन इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, तो आप कैसे भी करके नए नए जो स्किल्स हैं उसके अंदर अपनी पुरानी स्किल्स को एक्वायर करके एडेप्ट कर रहे हो। आपने पुराना कुछ सीखा हुआ है और आप एडेप्ट करके नए स्किल्स को भी एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये आपका पूरे 5 स्टेजेस ऑफ लर्निंग है, जिसमें एक्विजिशन, फ्लुएंसी एंड प्रोफिशिएंसी सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में मेंटेनेंस, फोर्थ स्टेप में जनरलाइजेशन एंड फिफ्थ स्टेप इज नोन एज एडेप्टेशन। ये आपको नोट कर लेना है और याद रखना है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है कि मेंटेनेंस किसके पहले आता है, कम्स बिफोर, इस वो आता है जनरलाइजेशन की। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें यहाँ पर, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कि मेंटेनेंस
इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू। स्टेज ऑफ लर्निंग कौन सी स्टेज? जनरलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। ज़ेजोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर। तो ज़ेजोंग एक साइंटिस्ट था, उसने देखा, उसने कॉग्निशन और इमोशन के ऊपर काम किया। तो ज़ेजोंग का ये मानना था कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, या इंटररिलेटेड होते हैं, या इंटीग्रेटेड होते हैं। तो ज़ेजोंग का ये मानना था कि जो हमारा संज्ञान है, जो हमारे विचार हैं, और जो हमारे इमोशन है, जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, जो हमारे विचार है, थिंकिंग है, कॉग्निशन है, और जो हमारे इमोशन है, क्या वो इंडिपेंडेंट हैं, क्या वो इंटररिलेटेड हैं, या इंटीग्रेटेड हैं, या इंडिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। तो उसका मानना था कि कॉग्निशन और इमोशन दोनों क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी बात को सोचे बिना हम उस पर अपनी भावनाओं को पर व्यक्त कर देते हैं। जब भी कोई चीज़ हो रही होती है लगातार, मान लेते हैं हम किसी चीज़ को, कोई अचानक से हमारे साथ कोई चीज़ हुई, तो हम बिना सोचे ही अपने इमोशंस को वहाँ पर क्या कर देते हैं? वहाँ पर व्यक्त कर देते हैं। तो किसी बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें होती है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर हम क्या नहीं करते, अपने किसी चीज़ के बारे में सोचे बिना ही हमारे जो इमोशंस हैं वो बाहर आ जाते हैं, या इमोशंस हमारे वहाँ पर व्यक्त हो जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ज़ेजोंग का ये मानना था कि जब भी हम इमोशंस और कॉग्निशन की बात करेंगे तो इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते कि पहले हम सोच रहे हैं फिर हमारे इमोशंस बाहर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसका मानना था कि जब इमोशंस होते हैं वो कभी भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको सोचें, या आप उस पर पहले सोच विचार करें, उसके बाद वो इमोशंस बाहर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा इसका। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंसेज ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क, ही इज यूजिंग डैश मेथड ऑफ टीचिंग। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का उपयोग कर रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि बच्चे ने पहले से कुछ चीज़ें सीखी हैं, बच्चे को उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन अब टीचर क्या कर रहा है? उसको और अच्छा से सिखाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन का यूज़ कर रहा है। तो जो ऑलरेडी लर्न टास्क हैं उसको डेमोन्स्ट्रेशन से सिखाने में जो टीचर सिखा रहा है बच्चे को, इस मेथड ऑफ टीचिंग को हम कहते हैं मॉडलिंग या प्रतिरूपण। कि आपने बच्चे को पहले बता दिया कि भाई ये सेब है, या ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास इस तरह से होता है, फिर आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। तो पहले तो आपने बताया, आपने उसको शाब्दिक रूप में बताया, फिर आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया उसके सामने। तो ये एक तरीके का जो मेथड ऑफ टीचिंग है, इसको हम बोलते हैं मॉडलिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? मॉडलिंग है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू मान एंड जेनिस, डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम, लिस्ट द अल्टरनेटिव्स एंड वे ईच ऑप्शन फॉर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हिज बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्प की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है सर्विलेंस, विजिलेंट, आउटगोइंग या ऑटोक्रेटिक। तो अगर हम ध्यान दें अगर मैन और जेनिस की, तो मैन और जेनिस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया। उन्होंने एक मॉडल दिया डिसीजन मेकिंग के लिए। तो उन्होंने बताया कि जो मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग है, जब हम किसी डिसीजन मेकिंग करते हैं, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग करता है, प्रिसाइज डिसीजन मेकिंग करता है, तो उस टाइम पर वो बच्चा एनालाइज करता है प्रॉब्लम को, उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन देखता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करता है। तो जब वो इन डिसीजन लेते समय इन सारी बातों को देखता है तो वो क्या है? विजिलेंट है, सतर्क है अपने डिसीजन के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा कि अ विजिलेंट डिसीजन मेकर डज ऑल द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, लर्न द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड लिस्ट द अल्टरनेटिव्स। तो ये सब बातें जो एक विजिलेंट डिसीजन मेकर होता है वो करता है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, इन डैश थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट द
ट्रुथ और लाइक्लीहुड ऑफ स्टेटमेंट। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो अगर हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग की या प्रॉब्लम सॉल्वर मेथड की, तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखते हैं तो उस टाइम पर जो हमारे पास बच्चा होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसकी जो थिंकिंग होगी वो कैसी थिंकिंग होगी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, तो हमें ध्यान देना है उसकी थिंकिंग होगी ना ही क्रिएटिव होगी, ना ही एस्थेटिक होगी, ना ही एब्स्ट्रैक्ट होगी, उसकी थिंकिंग होगी लॉजिकल। तो जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम क्वेश्चन को उस प्रॉब्लम के ऊपर लॉजिकली उसको सोचते हैं, उसके ऊपर लॉजिकली थिंक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 28 इज करेक्ट, दैट इज अ स्टूडेंट विच इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, हिज थिंकिंग इज लाइकली टू बी लॉजिकल। तार्किक, वो क्या करता है, तार्किक विचार करता है उसके ऊपर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस वाइल एंजॉइंग देमसेल्व्स इज नोन एज। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क, कंज्यूमर टाइप टास्क, प्रोड्यूसर टाइप टास्क या प्रॉब्लम टाइप टास्क। तो जिस कार्य को बच्चे स्वयं से करते हैं और उसमें एक्सपीरियंस लेते हुए एंजॉय भी करते हैं, अनुभव भी प्राप्त करते हैं और आनंद भी लेते हैं। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं, इस तरह के जो टास्क होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर टाइप टास्क, दैट इज उपभोक्ता प्रकार का कार्य। तो कंज्यूमर टाइप टास्क ऐसे टास्क होते हैं जहां पर बच्चा क्या करता है, किसी भी उस टास्क को करते समय एंजॉय करता है और उससे एक्सपीरियंस लेता है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है मल्टी सेंसरी अप्रोच के ऊपर है, दैट इज मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द स्टिमुलस इज द साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड डैश सेंसेस टू इनहेंस लर्निंग। तो जब भी हम मल्टी सेंसरी अप्रोच की बात करते हैं, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की बात करते हैं, तो इसमें 4 स्टेप में ये संवेदी शिक्षण अधिगम होता है। जो मल्टी सेंसरी अप्रोच होती है टीचिंग लर्निंग की, उसमें 4 स्टेप में ये स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं। तो 4 स्टेप कौन कौन से होते हैं, उसमें पहली स्ट्रेटेजी होती है दैट इज विजुअल। विजुअल आप इसको एक एक्रोनिम से याद रख सकते हैं, एक ट्रिक से याद रखते हैं, दैट इज VAKT। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, VAKT। वी का मतलब है विजुअल, ए का मतलब है ऑडिटरी। विजुअल मतलब आप देख करके, मल्टी सेंसरी टीचिंग लर्निंग में क्या होगा, बच्चा देख करके भी सीख रहा है, सुन करके भी सीख रहा है, की चीज़ को छू करके भी सीख रहा है और जो फिजिकल एक्टिविटी करके भी सीख रहा है। तो फर्स्ट हमारा वी का जो मतलब वो है विजुअल, ए का जो मीनिंग है वो है ऑडिटरी, के का मतलब है काइनेस्थेटिक, और टी का मतलब है टैक्टाइल। तो जब भी हम किसी बच्चे के अंदर मल्टी सेंसरी अप्रोच की बात करते हैं टीचिंग लर्निंग में, तो वहाँ पर वो 4 स्टेप में मल्टी सेंसरी अप्रोच हम अपनाते हैं। तो उसे हम कहते हैं मॉडल ऑफ मल्टी सेंसरी लर्निंग। तो उसमें आपने एक्रोनिम याद रखना है वक्त, VAKT। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज विजुअल, सेकंड है ऑडिटरी, थर्ड है काइनेस्थेटिक, टी से है टैक्टाइल। तो विजुअल देख करके वो सीखता है, ए ऑडिटरी सुन करके सीखता है, के काइनेस्थेटिक वो क्या करता है बॉडीली मूवमेंट से, कहीं पर एक्सरसाइज कर रहा है या बॉडी मूवमेंट कर रहा है उससे वो सीख रहा है, और टी से वो क्या हो गया हमारे पास टैक्टाइल, दैट इज वो किसी चीज़ को छू करके वो सीख रहा है। तो दैट इज 4 हमारे पास टाइप ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच यहाँ पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज काइनेस्थेटिक। 3 तो दिए हैं इसमें, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास काइनेस्थेटिक। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस जो कि 2018 में CDP में पूछे गए थे। 15 to लेके 30 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम होती है या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोस, जिसमें हम अगला जो पार्ट होगा उसमें 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। 2019 में पार्ट 1 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बने रहिए फिजिक्स वर्ल्ड के साथ। थैंक यू सो मच।